बाद अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी और आप देख रहे हैं हंसना मना। इतना तो आपको पता ही होगा। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अनआर्ग्यूबली पाकिस्तान के नंबर 1 टेलीविजन न्यूज होस्ट हैं। पिछले 15 साल में पॉलिटिशियंस के ना सिर्फ इंटरव्यूज किए बल्कि उनसे वो सवाल किए जो बहुत कम लोग हिम्मत रख पाते हैं करने की। कई सालों से हम कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे शो में आए, इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर चुके हैं, मगर फिलहाल उन्होंने एक बहुत ही नया काम किया, ड्रामा लिखा है और अब हमारे शो में भी आज हमसे बात करेंगे। आज होगा शो का टेम्पो थोड़ा ज्यादा। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शाहजेब खानजादा। शाहजेब भाई आप आ ही गए। फाइनली मैं आ गया। इनफैक्ट मैं, गलत बात है कि मैं आना नहीं चाह रहा था। ये बोलते हैं मैं 10 साल से आना चाह रहा था शो में, और 10 साल से मैं सोच रहा था कि किसी शो में जाऊं, और फिर ताबिश जियो में आए और मैं शो में जाने की चाह रहा था, मगर इमरान अशरफ लाहौर से शो कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि अब तो मुझे शो में जाना पड़ेगा क्योंकि भाई फिर मैंने सोचा अब तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि कराची से शो कर रहे हैं, मगर अहमद अली भट्ट साहब ने टीवी पे शो ही करना छोड़ दिया। आप तैयार हो गए? अब मैंने कहा कि अब ताबिश हाशमी के अलावा कोई चांस नहीं रहा। मुझे पता था कुछ आएगा, उससे पहले मैंने कुछ कहा, मैं रोक के रखूंगा। शाहजेब भाई, शो की रिवायत है, जो गेस्ट आते हैं एक शेर सुनाता है और फिर इनको ठंडा करता है। शेर व शायरी में अच्छा नहीं हूं मैं, ठीक है, मगर एक शेर है। पूरे पाकिस्तान में और इंडिया में नहीं है इतना कोई फनी आदमी। पूरे पाकिस्तान और इंडिया में नहीं है इतना कोई फनी आदमी जितना है ताबिश हाशमी, जितना है ताबिश हाशमी। बहुत शुक्रिया। अब बनता नहीं है कुछ, कह नहीं पाऊंगा कुछ। नहीं शाहजेब भाई, माशाल्लाह से हम्बल बिगनिंग्स, फिर माशाल्लाह से मुल्क के मुमताज इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की, एंकर बने, 15 साल लग चुके इस काम में, तब जाके आप पाकिस्तान के नंबर 1 शो पे आए। कैसा लग रहा है आपको? ऑब्वियसली स्पीकिंग, हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे जियो के नंबर 1 होस्ट को बुलाने का। हामिद मीर बिजी थे, लेकिन फिर हमने सलीम साफी को रुजू किया, मैं बिजी था। शाहजेब भाई, एक बात पूछना चाहूंगा। आपका एक सिंध के एक शहर से ताल्लुक है, निस्बतन छोटा शहर है इफ यू कंपेयर इट विद कराची। गांव बेसिकली कराची से है। फिर आप कराची आए पढ़ने के लिए, आपने इंजीनियरिंग की। यूजुअली जो गांव से लोग आते हैं शहर की जानिब, कॉन्फिडेंस लेवल शहरियों जैसा नहीं होता उनका, मगर आप जिस तरीके से बात करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, अनअपोलोजेटिक रहते हैं, ये कैसे आया कॉन्फिडेंस? क्या आप तकरीरें करते थे, कुछ करते थे गांव में? कुछ गांव में स्कूल की हद तक तकरीर जरूर करता था। अच्छा। मगर जो कॉन्फिडेंस की बात है, ये मुझे लगता है कि अब जब मैंने अपनी पूरी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करना शुरू किया है ताबिश, तो 2-4 वाकयात होते हैं इंसान की जिंदगी में जो वो सोचता है। मुझे लगता है मेरी वालदा का, वालिद वालदा दोनों का, सबके वालिदैन अजीम होते हैं, सबके वालिदैन को अल्लाह लंबी जिंदगी दे, मगर मुझे लगता है मेरे वालिदैन बहुत अजीम वालिदैन हैं जिनका बहुत बड़ा किरदार है मेरी लाइफ में। कि मुझे गांव में पला बड़ा, मैं 17 साल की उम्र में कराची आया इंटर करने के बाद, और उसके बावजूद जो कॉन्फिडेंस है, मेरा ख्याल है सवाल करना मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया कि सवाल करने चाहिए इंसान। शाहजेब भाई, मैंने सुना कि आप जैसा जो मतलब बड़े बड़ों को जेर कर देता है, बचपन में टीचरों से जेर होता रहा, बल्कि जेर जबर होता रहा। कभी आप पेश भी बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, बहुत ज़्यादा मार पड़ी। मगर मेरा ख्याल है जो टर्निंग पॉइंट है, जब आप बात करते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ अपने वालिदैन को, वालदा को, वालिद को, उसमें यह है कि जब आप क्लास 5 क्लियर करते हैं तो आप प्राइमरी से सेकेंडरी हाई स्कूल में जाते हैं। तो हाई स्कूल में ग्रेड 6 था, उसमें मुझे सवाल करने की तो बहुत ज़्यादा आदत थी। तो सवाल किया और सवाल करने पर टीचर ने जोर का थप्पड़ मारा। जब जोर का थप्पड़ लगा मुंह पे, तो मैं इतना शर्मिंदा हो गया, क्योंकि नई ग्रेड 6 शुरू हुआ था, इतनी मेरा ख्याल है मार खाने की उस वक्त तक आदत नहीं हुई थी। मैं इतना शर्मिंदा हो गया कि जो ब्रेक होता था जिसमें हम क्रिकेट खेलने जाते थे, वो मुझे हिम्मत नहीं हुई, मैं किसी स्टूडेंट को फेस नहीं कर पा रहा था। तो मैं घर चला गया। मैं घर गया तो अम्मी ने पूछा क्या हुआ, मैं रोने लग गया। जब मैं रोया तो उन्होंने देखा तो पूरा निशान चेहरे पर था। तो अम्मी को बहुत गुस्सा, बहुत जब आप गांव में रहते हैं, वो बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी होती है। खवातीन, मेरी अम्मी बिल्कुल एक काला बुर्का पहना करती थी, और वो बॉयज स्कूल, वहां पर किसी खातून का जाना ये पॉसिबल नहीं था। ठीक। अम्मी को बहुत गुस्सा आया। अम्मी ने कहा मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल। अच्छा, अब मैं जाहिर जब आप जिस सोसाइटी का हिस्सा होते हैं वैसे ही होता है। मैं अम्मी से कह रहा हूँ नहीं आप प्लीज मत जाएं, पहले मेरा बड़ा मजाक उड़ा है, मैं कैसे किसी का सामना करूंगा, नहीं मैं जाऊंगी स्कूल।
अम्मी ने बुर्का पहना अपना और अम्मी मुझे लेके साथ साथ जा रही है। स्लो में बुर्का पहना स्लो करके बहुत। मैं मिन्नत देके जा रहा हूँ कि मैं प्लीज मत जाएं, आप प्लीज छोड़ मत जाएं, बहुत मेरा मजाक उड़ेगा। सही बात। अम्मी सीधी गई हेडमास्टर के ऑफिस में, उन्होंने कहा मेरे बेटे को मारा है। उन्होंने टीचर को बुलाया, तो टीचर ने, और मारना वहां कोई ऐसी बात नहीं है, रेगुलर था ये, रेगुलर है, मार तो पट्टी है वहां पर। तो टीचर आए तो अम्मी ने कहा आपने मेरे बेटे को क्यों मारा? तो वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो अम्मी ने कहा कि आपने मारा क्यों? तो उन्होंने कहा कि बहुत सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा यही मसला है, सवाल पूछने पे क्यों मारा? गलत जवाब नहीं दिया था मेरे बेटे ने, सवाल पूछा था, उसका जवाब देना आपका काम। वाह वाह। मगर दिलचस्प बात यह है कि मुझे उसके बाद भी अम्मी पे गुस्सा था कि आप क्यों आई यहाँ, बड़ा मसला होगा, शर्मिंदा होगा। और जब मैं गया क्लास में तो फिर बहुत शर्मिंदा, सारे मजाक उड़ा रहे, तुम्हारी तो अम्मी आई थी, तुम्हारी तो अम्मी स्कूल में आई थी। तो और उसके बाद हुआ ये कि मैं और शर्मिंदा हो रहा था। मगर टीचर हुआ ये कि फिर टीचर आए और उन्होंने बात बात पे कि शोर हो रहा है, सबको मारा, सबको मार दिया, सबको मारा, क्लास में शोर हो रहा है, सबको मारा। किसी ने, वहां पे एक कल्चर है मारने का। ये तो अब अल्लाह भला करे शहजाद रॉय का और लोगों जिन्होंने बड़ी आवाज उठाई है और जिसकी वजह से मारने के कल्चर के खिलाफ लेजिस्लेशन हुई है। तो मेरा बहुत मजाक उड़ा। तो टीचर आए, उन्होंने सबको मारा और मुझसे कहा यार तुम बैठ जाओ, तुम्हारी अम्मी आ जाती है यार स्कूल। मैं और शर्मिंदा, ये क्या हो गया। उसके बाद हुआ ये कि 3-4 टीचर्स ने जब 3-4 दिन तक नहीं मारा तो उसके बाद बाकी सब जेलस होने लग गए, यार इसको मारनी पड़ती है, हम सबको मार पड़ती है। तो फिर वहां पर पेरेंट्स का आना, पेरेंट्स का कॉल करना, सबके पास फोन भी नहीं होता था उस वक्त, वो एक कल्चर बन गया। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद मार नहीं पड़ी, मगर सवाल पूछने पे कभी मार नहीं पड़ी। वाह, बहुत अच्छा। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, 2011 तक ये कानून में शामिल था कि बच्चों को हल्का फुल्का टिकाया जा सकता है। फिर जियो और शहजाद रॉय स्पेशली, इन दोनों ने काम किया इस बारे में और अब कानून पास हुआ है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में बच्चों को कतई नहीं मारा जा सकता। बिल्कुल भाई। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस तो तभी तो, अच्छा आज तो नहीं अम्मी आ जाएंगी अगर मैं कोई सख्त सवाल पूछूं। आपने नहीं, मुझे सवाल पूछने पे आपने कुछ कहा तो आ सकती है। नहीं, मैं सवाल अच्छा, मेरी अम्मी तो, लोगों की अम्मियां दुआएं देती हैं कि बेटा तुम बड़े होकर तरक्की करो, ये करो। मेरी अम्मी, जब मैं मीडिया में आया ना तो अम्मी ने मेरी वाकई एक बार दुआ दी कि अल्लाह मियां बेटा कभी तुझे शाहजेब खानजादा के शो में ना जाना पड़े। क्योंकि हर कोई आपके शो में केस पे आता है ना, फलां से फलां, तो कहती बेटा ऐसा कुछ ना करना कि उस शो पे जाना पड़े। अच्छा शाहजेब भाई, कराची जब आप आए तो आपका स्वागत यानी कि आपका वेलकम बड़े स्टाइल में हुआ। दोस्त के साथ जा रहे थे, मोबाइल स्नैच हो गया आते ही जाते। उस वक्त मैं फैमिली के साथ रह रहा था, पेइंग गेस्ट, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा मुझे। तो मेरा एक दोस्त था, उसको मैं छोड़ने जा रहा था बस स्टॉप तक, क्योंकि हमने कंबाइंड स्टडी की थी उसको। और मैं बस निकलते निकलते अपना मोबाइल चार्ज पे लगा गया। और जब मैं निकला तो वो बाइक पर 2 लोग आए और उन्होंने बहुत ज्यादा, आपको पता है सिर्फ मोबाइल तो मांगते नहीं है वो, सब कुछ मांग लेते हैं, सब कुछ मांग लेते हैं। तुम भी साथ चलो। तो दोस्त के पास मोबाइल था दोस्त के पास मोबाइल था, उसने दे दिया और मेरे पास कुछ नहीं था। अब उसे यकीन ही नहीं आया मेरे पास कुछ नहीं है। वो गालियां भी दे, वो मारे भी। मैं कहा भाई नहीं है मेरे पास। उसने हर जगह हाथ लगा लिया मगर उसे मोबाइल नहीं, कुछ नहीं मिला, उसे कुछ नहीं मिला। मगर उसके बाद डर बैठ गया। अभी भी अगर कराची में मैं ट्रैफिक सिग्नल पर हूँ और आपको पता है कराची में कोई मांगने आ जाए या कुछ हो, तो मुझे वो डर लग जाता है कि कोई स्नैचिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि मेरे भाई के साथ हो चुकी, सभी के साथ हो चुकी है कराची में। मेरा ख्याल कोई महफूज नहीं है, मैं अकेला हूँ जिसने गन देखी है मगर मोबाइल नहीं दिया है। ये अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ है। हम बचपन में इसी तरह से यूनिवर्सिटी कंबाइंड स्टडी की और दोस्त के साथ गए, उनको सुट्टे लगाने थे। तो उस जमाने में सुट्टे लगाने के लिए 2-4 किलोमीटर घर से दूर जाना पड़ता था। आंटी देख रही है शो? नहीं, मैं नहीं पी रहा था, वो पी रहे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आपने कहा दोस्त के साथ गया, उन्हें सुट्टे लगाने थे। अरे ऐसा कमीना दोस्त एक दिन घर पे आए, ऐसा पी दवा के सिगरेटें पी कंबाइंड स्टडी में, और एस्ट्रे जो थी ना, जो सारा कुछ बचा था वो थैली में डाली और मैंने कहा भाई जाते हुए बाहर फेंक देना। वो डाइनिंग टेबल पे ही छोड़ के चले गए बीच। अब अच्छा, अम्मियां ना ऐसे नहीं होती, आई देखा अरे ये क्या, ऐसे नहीं होती अम्मियां। अम्मियां सही टाइम के लिए चीजें बचा के रखती हैं। उन्होंने थैली स्टोर कर ली, मुझे कुछ भी नहीं। अगले दिन जब वो दोबारा आए पढ़ने के लिए तो अम्मी जब वो जाने लगे कहने लगे अरे बेटा इधर आओ, ये अपनी थैली ले जाना। अच्छा, लेकिन शाहजेब भाई पिटाई सिर्फ आपकी इस बात पे नहीं, सवाल पूछने पे, गलत इंग्लिश बोलने पे भी। हाँ वो एक दफा मैंने आपको ये वाकया सुनाया था, इसलिए आप यहाँ वहाँ पे जाहिर जो एक्सेंट है उसका एक प्रॉब्लम रहता है। मैं तो खुद जब कराची आया तो मेरे एक्सेंट का बहुत मजाक उड़ता था, उर्दू इंग्लिश दोनों एक्सेंट का। और उसमें बड़ा किरदार है कि वहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसका। जी हाँ। हमने अपने घर में सुना था कि लॉजिक होता है, मैंने क्लास में लॉजिक बोल दिया, थप्पड़ पड़ा, डंडा पड़ा कि लॉजिक नहीं लाजिक होता है।
अच्छा, इसमें भी कुट लग गई आपने, वाह। अच्छा, ये देखिए, ये तो कुटें ऐसी हैं कि कुछ ना कुछ हरकत की है आपने। हमारे स्कूल में एक टीचर थे, उनका था कि कुछ रैंडम चीजें मार सकते थे वो। मेरा बॉक्स गिर गया, डेस्क, छोटी डेस्क की होती थी, चीजें फैली, बॉक्स उस पर मार दिया। ऐसा होता था हमारे यहाँ। हाँ। किसी भी बात पे, यू डर्टी बॉय। अच्छा, मैं बिल्कुल हाँ, इस तरह कह के मार दिया। और इतना बड़ा बड़ा हाथ था उनका, मतलब पूरे हाथ में मैं कवर हो सकता था, इतना बड़ा हाथ। दो बच्चे हाथ में चिपक के रह जाते थे उनके, इतना बड़ा। लेकिन ये मगर स्कूल में शरीफ होना कोई इंसेंटिव नहीं था। आपके स्कूल में भी होगा, क्योंकि अगर आप शरीफ हैं तो होता है टीचर आया है और वो कहेगा सब शोर कर रहे हो, सब खड़े हो जाओ, सबको मारूंगा। हाँ, तो जो शरीफ होता था वो कहता मैं शोर ना करके क्या हासिल कर लूंगा, फिर मैं भी शोर करता हूँ जब सब कर रहे हैं। सही बात, मार तो पड़नी है सबको। ये नहीं है कि आप हल्के पढ़ने वाले, आप पोजीशन होल्डर भी थे और आपने वहां से पोजीशन भी हासिल की। सेकंड पोजीशन आई आपकी मेरी बोर्ड में, सेकंड पोजीशन थी। वाह। और हमने ये सुना था कि ये जो बोर्ड की पोजीशंस हैं, स्पेशली हमारे प्रोविंस में, कि इनको पहले फोन आता है कि आपके बेटे की पोजीशन आने वाली है, इतने पैसे जमा करा दो। मेरा नहीं ख्याल आता ही नहीं आता। ये अच्छी नहीं, सारे बर्गर अच्छे आते। उस वक्त बहुत, क्योंकि मामला स्ट्रिक्ट हुआ था। अच्छा। हाँ, मेरे वालिद का, अगेन वालिदैन का क्योंकि बहुत बड़ा रोल है, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा था। मार खाने के बावजूद मुझे लगता था कि मैं, क्योंकि क्लास में फर्स्ट आता था और मुझे लगता था कि क्या जरूरत है ज्यादा मेहनत करने की। मेहनती नहीं था और बेहतर था पढ़ाई, क्लास में नंबर 1 आने की वजह से। तो मेरे अब्बू मुझे बार बार ये बताते थे कि तुम क्लास में नंबर 1 हो, इसका ये मतलब नहीं है तुम बेस्ट हो। और अगर, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, माशाल्लाह 6 बहन भाई, और जिसमें से 4 बहनें, और अब्बू कहते थे मैंने सारी बेटियां अपनी पढ़ानी है। और मेरी बड़ी बहन वो बहुत मेहनती थी, अब सर्जन है माशाल्लाह वो, और छोटी बहनें भी बहुत मेहनती थी, मैं मेहनती नहीं था। तो वालिद साहब को होता था कि ये, इसको मैं कैसे बताऊं, क्योंकि उनकी आदत ही थी सख्ती की, कि सख्ती करें या मारें या कुछ करें, कि पढ़ता नहीं है ज़्यादा, मेहनत नहीं करता और क्लास में फर्स्ट भी आ जाता है। और बार बार कहते थे तुम इसलिए फर्स्ट आते हो क्योंकि दूसरे बच्चे बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए नहीं फर्स्ट आते कि तुम बहुत अच्छे हो। तो वो बेचारे एक तो जॉब करते थे, उसके बावजूद उन्होंने अपना टाइम निकाल के, कभी मुझे यहाँ लेके आते थे कैडेट कॉलेज स्टील का टेस्ट दिलाने के लिए, मैं फेल हो जाता था। सही बात। कभी पिटारो का टेस्ट दिला रहे हैं। अगर कोई फिर जहाँ वो नहीं ले जा सकते थे तो हसन अब्दाल का प्रोस्पेक्टस मंगा लिया और मुझे टेस्ट दिखाया कि कितना मुश्किल टेस्ट है ये, और फिर मुझे बताते थे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि हल करो। मैं नहीं हल कर पाता था, फेल हो जाता था। फिर कहते थे देखो मैं कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ अपनी क्लास में अच्छे हो, वैसे अच्छे नहीं हो, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वाह। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सख्ती नहीं की और मुझे इस तरीके से समझाया कि तुम एक छोटे से पूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अदरवाइज तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी में नाकाम हो जाओगे और गांव में रह जाओगे। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कराची जाना है। आप लोग तो कराची में पले बड़े हैं, आपके लिए कराची में होना मेरा ख्याल इतनी अहमियत का बाइस नहीं है। हम जो गाँव में होते हैं उनके लिए कराची पहुंचना एक पहली मंजिल होती है जिंदगी की, जो हमें हासिल करनी होती है। तो जब ग्रेड 9-10 में मुझे एहसास हो गया कि अबू ठीक कह रहे हैं, और फिर मैंने बहुत मेहनत की फर्स्ट ईयर इंटर में, और उसके बाद मेरी बोर्ड में सेकंड पोजीशन आई, और जिसकी वजह से यहाँ एनईडी में भी एडमिशन हो गया, IIEE में हो गया, और मेहरान यूनिवर्सिटी हर जगह ही हो गया। फिर मैंने IIEE ज्वाइन की और इंजीनियरिंग की। मैं आपके वालिद से एग्री करूंगा, अभी भी आप बस 10 बजे के स्लॉट में नंबर 1 हो, बाकी स्लॉट्स में नहीं हो। शाहजेब भाई, ऑडियंस बड़ी देर से बैठी हुई है, इनसे बात करेंगे, इनके पास आपके लिए बहुत सारे सवालात हैं। ऑडियंस से भी हम सवाल कर रहे हैं कि अगर इनके पास 10 लाख रुपए मैं अभी दे दूं इनको, तो ये एक दिन में कैसे खर्च करेंगे, क्या क्या करेंगे एक दिन में। ठीक है, आपको अभी, आपके लिए तो 10 लाख क्या ही है, मगर मैं आपको 10 लाख दूं तो आप क्या करेंगे फौरन? अगर आप बोलूंगे आज ही खर्च करने 24 घंटे में, अगर आज ही खर्च करने 24 घंटे में, तो कहीं सफर कर, चैरिटी नहीं करना, नहीं चैरिटी नहीं करो, सफर कर लो। सफर एक दिन में ऐसा कौन सा सफर है 10 लाख खर्च? टिकट बुक कराऊंगा, दुबई से वापस आ जाऊंगा यार। हाँ, कुछ खरीद के आ जाऊंगा, कुछ अच्छे होटल में स्टे करके आ जाऊंगा। इनके वीजे नहीं लगेंगे, इनसे बात करेंगे। वीजा तो आजकल हमारे भी नहीं लगेंगे, दुबई में बड़ा हमारे नहीं बोले, आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? शेख मोहम्मद उजैर। ये बताएं शेख भाई कि आप क्या करते हैं? किसके साथ? मैं किसके साथ नहीं, मुंह के साथ। मुंह के साथ बात करता हूँ। अच्छा जी, तो मैं IBA में होता हूँ, स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट में। IBA में जो लोग जाना चाह रहे हैं। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि आपको 10 लाख रुपए मैं अभी दे दूं कैश इन हैंड, क्या कीजिएगा 24 घंटे के अंदर? मैं बाल लगवाऊंगा अपने। बाल तो आपके टाइट कम हो रहे हैं ऐसे, तो आई थिंक ये परफेक्ट टाइम है लगाने के लिए। ठीक है, आप बाल लगवा लीजिएगा, बहुत अच्छे। 10 लाख से ज्यादा कम में लग जाएंगे आपके। सबके लगवाऊंगा, भाई के भी और जितने ऐसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब। ये बताइए शेख साहब कि कोई सवाल लाए हमारे लिए? मेरा सवाल शाहजेब खानजादा साहब से है। जिस तरह भी आपने बताया कि आप गाँव से आए कराची एक बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए, सड़कों के हालात कराची में वही हैं, वही लोड शेडिंग इशूज, तो क्या बेहतरीन नजर आई आपको गाँव से शहर में आके?
देखिए, जो लोड शेडिंग का मसला है वो तो है, मगर कराची में ज़रा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी में मेरा ख्याल है कराची एक शहर है जो दोनों हाथों से आपको वेलकम करता है। आप आएँ कराची में, मेहनत करें, यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो जाएगा, वहाँ मेहनत करें तो आप बेहतर अंदाज में मार्क्स ले सकते हैं, जॉब आपको देगा, आपका करियर बनाने में मदद करेगा। जो आप शिकायत कर रहे हैं वो है, ज़ाहिर सड़कें ख़राब हैं, मगर आप 3 दिन के लिए गांव रह के देखें तो आपको शायद फिर कराची की अहमियत और ज़्यादा पता चलेगी। लोड शेडिंग के बावजूद, सड़कों के बावजूद कराची कुछ कैसे। और उन लोगों को भी पता चलेगा जो कराची से लाहौर चले गए, अगर मैं उनको गांव भेज दूं कि कराची की कितनी अहमियत है, जो कराची पे आजकल लोगों को बता रहे होते हैं। ज़ाहिर लाहौर बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप हुआ हुआ है और कराची में भी हुकूमतों को लोग तौफीक दे कि वो अच्छा काम करें, मगर लोगों को पता चलेगा मेरे गांव चले गए कि कराची कितना अच्छा है। मैं आपके गांव नहीं जाऊंगा। मैं जहाँ रहता हूँ मैं उसको ठीक करने की भी आवाज उठाऊंगा, ये थोड़ी है कि इससे भी तो बुरा है। वो मैंने देखा कि आपने जो आवाज उठाई वो बड़ी, मुझे लगा कि 10 PM का, मुझे लगा कि क्योंकि मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा था कि आप अपने शो का नाम रखना चाहते थे आज शादेब खानज़ादा के बाद। तो मैंने कहा तो आज शादेब खानज़ादा के साथ करने की तैयारी कर रहा है भाई, इतना अच्छा इंटरव्यू कर रहा है। नहीं, बहुत शुक्रिया शादेब भाई, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे शेख साहब बात करके। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? इब्तिसाम। क्या करते हैं इब्तिसाम? प्राइवेट कंपनी में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होता हूँ। प्राइवेट कंपनी में, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, कम लोग कर पा रहे हैं। ये बताइए कि 10 लाख दे दिया आपको कैश, क्या करेंगे आप? मैं सबसे पहले अपने दोस्त की प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगा। कौन से दोस्त की? इन भाई की तो बहुत प्यारे। किन की, कौन है जो प्लास्टिक सर्जरी आपकी कराएंगे? अच्छा, क्यों भाई, इनमें क्या टूटा है? सलामत क्या है इसमें? नहीं, बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई, आप अपने पे भी ध्यान दें। तो हाँ, तो ये बताइए, कोई सवाल है आपके पास? जी, जियो जो है इस बार रमज़ान ट्रांसमिशन जो है उसने नहीं करा जियो ने। हाँ। तो अगर जियो रमज़ान ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है तो उस ट्रांसमिशन को होस्ट आप दोनों में से कौन करेगा? मेरा ख्याल है मेरा शो तो 10 साल से नंबर 1 है, जिसे ज़रूरत है वही करेगा। सही बात है भाई, और जो बेहतर करे वो उसी को करना चाहिए। शादेब, अच्छी बात है, लेकिन शादेब भाई ये कभी मिल जाए, फॉर एग्जांपल वो आपके जैसा शो भी करते हैं 11th आवर और वो बाकी चीजें भी करते हैं, आपको कभी अपॉर्चुनिटी दिल चाहता है कभी कि ड्रामा तो लिखा आपने मगर ये और चीजों में भी जरा नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है मैं कर भी नहीं सकता फ्रैंकली। मुझे लगता है एक वसीम बदामी की आप बात कर रहे हैं, वसीम बदामी तो एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। वसीम बदामी अगर स्पोर्ट्स करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, रमजान करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, सेकंड नंबर पे सारी चीजें बहुत अच्छी करते हैं। वो आएगा ना प्रोग्राम में फिर वो बताएगा बात में, मगर मुझे नहीं लगता कि मुझे वो टैलेंट है कि मैं वो वाला काम कर सकूं जो ये अपना प्रोग्राम जो है ये अच्छा कर लेता। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इबाद मुस्तफ़ा। इबाद, ये बताइए कि 10 लाख रुपए आपको दिए, क्या करेंगे एक 24 घंटे में? ज्यादा नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा। 10 लाख में हो जाएगा ये सब कुछ? हो जाएगा। 10 लाख तो बेटा सिर्फ मरहम पट्टी में लग जाएंगे आप। अच्छा, आप 10 लाख का ही वेट कर रहे हो बस? हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ये बताओ, ये बात को सवाल लाए हो? जी बिल्कुल लाया हूँ। वो बेहतर है? बेहतर है। मेरा सवाल शाजिब भाई से है। शाजिब भाई, आपका शो आता है रात को 10 बजे, प्राइम टाइम पे आता है, न्यूज़ के हवाले से आता है। मैं आपके शो का बहुत शैदाई हूँ, मैं बहुत शौक से देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ मुझे देखने नहीं देती क्योंकि उसको ड्रामे देखने होते हैं। तो या तो आप अपने शो का टाइम चेंज कर सकते हैं, वो कर लें, या फिर अपने शो में ड्रामा का कोई कंटेंट ला दें। अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई, आप दूसरी शादी इसलिए करना चाह रहे हो ताकि दूसरी बीवी देखने दे मेरा काम? इसी चक्कर में करते रहेंगे। अब तो शादी भाई आप ड्रामा कर ही रहे हैं इस चक्कर में कि दोनों मियाँ बीवी एक चीज देख ले। अच्छा, ये मुझे काफी लोगों ने कहा जब भी कोई मियाँ बीवी साथ मिले हैं तो ये शिकायत होती है कि हमें उस वक्त ड्रामा देखना होता है। 10 बजे तो इतने, मेरे ख्याल है 8-9 बजे ड्रामे देख के लोग फारिग हो जाते हैं। 10 बजे मेरा प्रोग्राम ही देखा करें, भाभी को भी समझाएं कि कोई जरूरत नहीं है ड्रामा देखने की। हाँ। और 10 बजे जैसे ही मैं शो खत्म करूं तो टीवी मत बंद किया करें, 11 बजे हंसना मना देखा करें। हाँ, बहुत वो मैं हालांकि कुछ और कहने वाला था, वो मगर मैंने कंट्रोल किया। वो बंद करते भी नहीं है असल में, वो 11 बजे के लिए आपका शो भी देख रहे हैं यार, चलो खुला हुआ देख ले क्या है, आ ही रहा है।
अच्छा, क्योंकि शाहजेब भाई शो में कमर्शियल भी आते हैं तो ब्रेक लेना पड़ेगा। खवातीन आज़ाद वक्त पे एक छोटे से ब्रेक का लेके वापस आएंगे। हस्ना बनाए कहीं नहीं जाएगा। जब करियर शुरू किया हाँ। तो स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही थी और स्टॉक मार्केट नीचे जा रही थी। मुझे ऐसा लगा स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगी और मैंने एक चैनल ज्वाइन कर लिया जो कि स्टॉक मार्केट का चैनल। और जब मैं जियो आया 2014 में तो जियो भी बंद था। तो फिर मैंने कहा एक ऐसे शो में जाऊं जो बंद होने वाला तो वेलकम बैक टू हस्ना बनाए। आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद शाहजेब खानजादा। शाहजेब भाई, आप सुनने में आया कि शर्मीले से इंसान है रियल लाइफ में आप, लेकिन एयरपोर्ट पर आपको रोक लिया गया था एक बार। आप गालबन थाईलैंड जा रहे थे। हाँ, वो आप थाईलैंड क्यों जा रहे थे? थाईलैंड तो मैं घूमने जा रहा था। ये बात है कोई आई थिंक 13-14 साल पुरानी बात है। जी जी। हल्का फुल्का लोग पहचानने लग गए थे। हाँ। तो मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जा रहा। तो ताकि कोई देख ना। ऑफिसर ने नहीं रहता इस्लामाबाद में रहा। ऑफिसर ने मुझे रोका और वो कहें कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, क्यों करते हो? मैंने कहा मैं नहीं करता भाई, बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ। पासपोर्ट देखा, उसने स्टैम्प भी नहीं लगा। उसने कहा नहीं आए क्या गए हो, मैंने देखा है तुम्हें, अभी पिछले दिन हो गए। उसने पूरा बैग खोला, सामान निकाल दिया। मुझे लगा बैग काटने वाला है। अब मुझे शर्म आया उसको ये बताते हुए कि कहीं भाई देख लिया होगा आपने। आपने बताया नहीं टीवी पे। ये हिम्मत नहीं होती मुझ में कभी भी। अगर कोई बोल भी रहा हो कि आपको कहीं देखा है तो ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। सही बात। तो मैं कैसे बताऊं, पीछे भी लाइन लग गई लोगों की। वो अब कहे जाए नहीं तुम गए हो कहीं। उसने मेरी तलाशी भी वैसी ले ली जैसे एक दफा उसने कराची में स्नैचिंग के वक्त हुई थी। और उसने कहा झूठ बोल रहे हो, मुझे अच्छी तरह याद है तुम्हारा चेहरा, तुम गए हो कहीं। मैंने कहा कैसे बताऊं यार कि नहीं भाई। पीछे से किसी ने कहा भाई टीवी पे आता है, जाने दे यार। फिर उसने पहचाना, उसने कहा अच्छा। फिर उसने थोड़ी सॉरी अपोलोजाइज किया, वरना कोई 10-15 मिनट बड़ा बेइज्जत किया उसने। अच्छा शाहजेब भाई, ये बताएं, ऑनेस्टली बताएं कि 3 साल हो गए हस्ना मना होते होते, ठीक है, काफी लोग आए, जियो के तमाम ही एंकर्स आ चुके, आपको क्या चीज रोके रख रही थी? यार मैं बुनियादी मसला ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब करियर शुरू किया तो स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही थी और स्टॉक मार्केट नीचे जा रही थी। मुझे ऐसा लगा स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगी और मैंने एक चैनल ज्वाइन कर लिया जो कि स्टॉक मार्केट का चैनल। और जब मैं जियो आया 2014 में तो जियो भी बंद था। तो फिर मैंने कहा एक ऐसे शो में जाऊं जो बंद होने वाला तो ताकि वो खुला रह सके, क्योंकि 2014 के बाद जियो खुला रहा। तो मैंने कहा आपका शो भी चलता है। वाह, अब आप आ गए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन शायद मैं इसी से मैं सवाल पूछूंगा। देखिए मैंने भी करियर में एक चीज ऐसी फेस की, शायद आपने भी फेस की हो, ठीक है। जब आप आए तो ये शो ऑलरेडी एक किसी और नाम से बहुत स्टैब्लिश शो था, गालबन पाकिस्तान का नंबर 1 शो था उस स्लॉट का, उस वक्त भी। जब आप आए तो शुरू के 6-7 महीने सबने आपको ताने कसने, जो भी चाइना का कामरान खान, इस तरह के जुमले हमने सबने सुने। हमारे साथ भी ये हुआ। हमारा कंपैरिजन शाहजेब खान उनसे नहीं हुआ, कामरान खान से, वो कपिल शर्मा से करने लगे कि ये उनका शो कॉपी है वो। तो आप जब आए तो ये आपके वो 6 महीने कैसे गुजरे? हमारे तो बहुत ज्यादा बुरे गुजरे। अरे मेरे भी बहुत ज्यादा कोई अच्छे नहीं गुजरे। क्योंकि ज़ाहिर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई। जब मैं आया तो उस वक्त मुझे ये था, लोगों ने कहा कि आप अपना म्यूजिक बदल दें, प्रोग्राम का आप अपना शो का टाइटल बदल दें, आप सेट बदल दें। ठीक। तो एक शख्सियत है जो उनको अपना नाम में मसला होता है कि नाम ऑन एयर नहीं जाना चाहिए, उन्हें बड़ा कोई ऐसा नाम ना लीजिएगा जो ना चल सके। हाँ, है तो ऐसा ही है तो ऐसा ही, मगर फिर भी मैं ले देता हूँ। उसका नाम है मुआज एहसन। ठीक। और उनका बड़ा कॉन्फिडेंस था। उनका था ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं टॉक शो करता था, बट उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप 1-to-1 इंटरव्यूज बहुत अच्छे करते हैं और ये एक ऐसा न्यूज शो है जिसमें आपको बहुत सारे 1-to-1 इंटरव्यूज करने का मौका मिलेगा। अब कामरान खान साहब एक बहुत बड़ा नाम है और इंडस्ट्री का कोई भी एंकर हो, हम बिजनेस प्लस में होते थे, मैं था, शहजाद इकबाल था, रबिया थी, हम सबकी एक ही ख्वाहिश थी कि यार एक दिन ये शो करना है। और मगर ये था कि कामरान खान साहब तो नहीं छोड़ेंगे शो, तो हमें कभी बुढ़ापे में जाके शायद ये शो मिलेगा। क्योंकि और कामरान खान साहब करते ही इतना अच्छा थे कि सबको होता था कि हमने ये शो एक दिन करना है, क्योंकि इंडस्ट्री का ये शो सबसे बड़ा है। फिर एक नया चैनल आया, कामरान खान साहब वहां चले गए, वही नहीं चले गए, सारे एंकर वहां चले गए, सब चले गए, बहुत सारे लोग। और वहां से जाहिर है मुझे भी ऑफर आई, सबको ऑफर आई। आप क्यों नहीं गए? हाँ, मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे जियो से ऑफर आई, और जियो हालांकि बंद था। और मुझे सारे दोस्तों ने ये कहा कि भाई पागल हो गए, ये चैनल बंद पड़ा हुआ है, क्या जरूरत है यहाँ जाने की। मैं सबको ये समझा रहा था कि भाई एक ही तो ड्रीम था कि ये शो करना है। अरे वाह। तो सबने कहा भाई चैनल बंद रहेगा तो फिर क्या होगा? सही। मैं कहा अगर चैनल बंद रहा तो जवान है भाई, कहीं और जाके नाम बना लेंगे दोबारा, मगर खुल गया तो क्या होगा ये सोच। वाह। और अल्लाह का शुक्र है कि जो खुल गया। और उसके बाद मौका मिला काम करने का। तो शुरू के 3 महीने बहुत मुश्किल थे और मुआज मुझे बार बार ये कहता था कि भाई जो म्यूजिक है वो 3 महीने बाद आपका हो जाएगा। सही बात। जो नाम है वो 3 महीने बाद आपका हो जाएगा, जो सेट है वो 3 महीने बाद आपका हो जाएगा,
मुझे आप पर एतमाद है, आप अपने आप ऊपर भरोसा रखो। और उसने वो कॉन्फिडेंस दिया और वो पे ऑफ किया। हमारे साथ भी ऐसे ही है। अगर आपको मेरा और शाहजेब भाई का काम पसंद है तो आप ईमेल कीजिए जियो को और हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें। शाहजेब भाई, और भी लोग जिंदा हैं अभी क्राउड में, इनके पास चलेंगे? नहीं, मगर उससे पहले भाई, हाँ, कुछ कहना आपके अपने शो में हमारा बड़ा किरदार है। आपका? जी, बड़ा किरदार है ये। मुआज को ने ऐसे ही, आपका जो शो माशाल्लाह है, वैसे तो जाहिर है आपको अल्लाह ने टैलेंट दिया है। आप मेरा मानना है कि जितना बड़ा टैलेंट आप हैं, आपने अपना नाम बना ही लेना था। और मेरा ख्याल है आप कम से कम 4-5 साल लेट हैं, आपको उससे पहले बना लेना चाहिए था नाम। मैं बना रहा था कहीं और, किसी और फील्ड में मेरा नाम था। हाँ, इंजीनियर हैं आप भी मेरी तरह। तो अच्छा मैंने तो की नहीं ना, मैंने तो परसों ही नहीं की। और उसके बाद हुआ ये कि हम देखते थे इंडिया के बहुत सारे स्टैंड अप जो कॉमेडी है उसको देखा करते थे, और वहां पर आपको देखा इंडिया में। नहीं, जब YouTube पर आपका एक दो हमने वीडियोस देखी, और उसके बाद हम मुसलसल मुआज से कहते थे कितना टैलेंटेड आदमी है, इस आदमी को सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए तो ये बहुत बड़ा नाम बनेगा। और ज़ाहिर है मुआज को खुद भी आप बहुत ज़्यादा पसंद थे, और फिर इस तरीके से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ, तो इसलिए ज़रा अच्छे तरीके से बिहेव करें। शाहजेब भाई, आपने माशाल्लाह से बड़ा करियर आपका गुजर चुका था, 15 साल। ड्रामा लिखा आपने, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था जब मुझे पता चला कि आपने ड्रामा लिखा है। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस। सुना बेगम ने चैलेंज किया था? हाँ, ये एक्चुअली हुआ ये कि ओवरऑल पाकिस्तान में जब आप काम करते हैं, जो काम है हमारा, इस पे ज़ाहिर आपको कोई 12-14 घंटे लगते हैं हमें ये शो डेवलप करने में, जो नाज़रीन देखते हैं 10 बजे। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मगर ये एहसास होने लगा था कि शायद बहुत मोनोटनी पाकिस्तान में फ़र्क डालना बड़ा मुश्किल है, कि पाकिस्तान में फ़र्क डालना शायद इतना आसान नहीं रहा है। ज़ाहिर सेंसरशिप है पाकिस्तान में, पॉलिटिक्स पे बात करने के आपके पास स्पेस कम है। तो ये एहसास तो बहुत हो रहा था कि कुछ अलग करना है। हम ख़वातीन के इशूज़ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करते थे, मगर ये एहसास भी हो रहा था कि जो न्यूज़ मीडियम है वो कोई इतना बड़ा मीडियम नहीं है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। आप पॉलिटिकल चेंज लाने में ज़रूरी किरदार अदा करते हैं, जर्नलिज्म करता है, लॉ मेकिंग में आप ज़रूर किरदार अदा करते हैं, सोसाइटी में जो सोच है उसको तब्दील करने में नहीं किरदार अदा करता। मुझे था कि ड्रामे की बहुत बड़ी ऑडियंस है, मेरी जो वाइफ है रुशना खान, वो एक्टिंग करती हैं। बेशक। एक दिन घर आया मैं, तो उनका स्क्रिप्ट में देखा मैंने, तो क्योंकि वो तैयारी करी थी अपनी अगले दिन के लिए, मैं देखा और 1-2 पेजेस पलटे, मैंने कहा तो मैं लिख सकता हूँ। तो लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, तो मैंने कहा छोड़ो, अपना काम में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो मैं कहा नहीं, मैं सीरियस हूँ, मैं लिख सकता हूँ। उस वक्त मैं इंजरी मुझे हो गई थी, तो जिम विम भी नहीं जा रहा था, तो हो रहा था कि क्या करूं काम। ये जब शो भी करता था तो शो से पहले कॉलर लगा के रखता था, शो के अंदर शर्ट के नीचे ब्रेस पहनना पड़ता था क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। तो फिर मैंने कहा यार चैलेंज करिए भाई, कि नहीं लिख सकते तो लिख के देखते हैं। तो यही टॉपिक था, इस पर रिसर्च करना शुरू की, लिखना शुरू किया। शुरू में बेगम बहुत नाराज़ होती थी कि शुरू में बेगम बहुत नाराज़ होती थी, और ये तस्वीरें ले लेके वो मेरे फिजियो को या दोस्तों को भेज रही होती कि इसको समझाएंगे ना, देखिए आपने पूरी गर्दन तोड़ लिखाई ये आपने रुशना से लिया तस्वीर। जी तो वो कहती थी कि मत करो, क्योंकि मुझे होता था वो कि रात को सोते में से उठ जाता था मैं कि रुशना सो गई, और फिर लिख रहा होता था। फिर मुझे पता था कि स्टडी में रुशना आएंगी, तो मैं कभी बैल्कनी में बैठ के लिख रहा होता था, कभी किचन में तक में मैंने जाके बैठ के लिखा है कि छुपके तक इसको नजर ना आ जाओ कि मैं लिख रहा हूँ। और वो मुझे बहुत ज्यादा मना कर रही होती थी कि भाई अपनी इंजरी का ख्याल करो, क्या जरूरत है लिखने की। वो बहुत परेशान थी वो इस बात को लेकर कि इसको दर्द है, वो बहुत दर्द होता था। फिर रुशना गई कनाडा, वो कनाडा से, आप भी माशाल्लाह से आपके मुल्क से हैं वो। क्या बात। जब वो छुट्टियों पे गई तो आमतौर पर होता था कि मैं 20-25 दिन बाद कह रहा था वापस आ जाओ। महीना गुजरा, 1.5 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, रुशना कहा यार मैं आ रही हूँ कि मैं 1-1.5 हफ्ता एक्सटेंड कर लूँ। मैंने कहा महीना और एक्सटेंड कर लो। वो 1 महीना एक्सटेंड हो गया, तो 2.5 महीने बाद रुशना को हुआ क्या हो गया, हो क्या रहा है ये तो कह ही नहीं रहा वापस आने के लिए। मसला क्या है, पहले तो कहता था वापस आना। तो फिर जब वो कोई 2.5-3 माह बाद रुशना आई, तो मैंने कहा ये स्क्रिप्ट लिख लिया मैं। 2.5 महीने में लिख लिया आपने? नहीं, उससे पहले मैं लिख रहा था, मगर वो बड़ा स्ट्रगल करता था। कभी कभार मैं ऑफिस में बैठ के अपने शो के बाद लिखना शुरू कर देता था, और घर देर से जाता था। मैं कहता था वो मीटिंग हो रही थी, वो शो के बाद जरा पाकिस्तान में जो प्रेशर्स आते हैं उसके लिए मैं टीम के साथ मीटिंग कर रहा था, तो इसलिए देर से घर आया हूँ। मगर वो लिखता रहा, और लिखने के बाद जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी बहनों को, अपनी बीवी को और अपनी अम्मी को दिया स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कि आप मुझे एक वुमन पर्सपेक्टिव दें इसके ऊपर। कि ये क्योंकि ज़ाहिर एक ऐसी स्टोरी है जो कि रेप की स्टोरी है, और पाकिस्तान में जो ख़वातीन के साथ प्रॉब्लम होता है रेप के बाद, उसके बारे में है, और केस लड़ना कितना मुश्किल होता है, उनका फीडबैक लिया। और उसके बाद में इस इंडस्ट्री में ख़वातीन जो कि लिखती हैं,
जो कि प्रोड्यूस करती हैं या डायरेक्ट करती हैं। मैं उन सबके पास गया हूँ। मैं वैसे बहुत कम लोगों से मिलता हूँ, सैटरडे संडे पूरा का पूरा घर में गुजारता हूँ, बाहर जाने से मुझे बहुत उलझन है, मगर मैं हर एक से टाइम लेके जाता था। कुछ तो ऐसा भी हुआ कि कुछ मुझे चाहते थे कि मैं उनके न्यूज़ चैनल में आ जाऊँ, तो मैंने उनसे कहा आप अपना चैनल छोड़ें ना, आप मेरा स्क्रिप्ट सुन लें, मैं जियो नहीं छोड़ूंगा, मैं स्क्रिप्ट सुन लें। दे वर काइंड इनफ कि 4-4, 5-5 मीटिंग में, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान में लोगों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो मैं खुद मिलता था, खुद नरेट करता था, 4-4, 5-5 घंटे नरेट करता था। और खवातीन का पर्सपेक्टिव मैंने सबसे पहले लिया, तमाम खवातीन का लिया, और ज़ाहिर है मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि खवातीन इस स्क्रिप्ट के बारे में क्या सोचती है। सबने एक ही बात की कि बहुत अच्छा है, मगर इतने बड़े स्केल पे कोई बनाएगा नहीं, और जब तक ये बड़े, और मुझे ये था, मैं कहता था कि जब तक बड़े स्केल पे बनेगा नहीं तो इसको लोग देखेंगे नहीं। सही बात। इसको बड़े स्केल पर बनाएंगे तो ही इस इशू को लोग फॉलो करेंगे। सही बात। तो आई एम लकी कि मैं जियो में हूँ, और मैंने मीर इब्राहिम से एक दिन कहा कि मैं 11 बजे के बाद आपके पास आना चाहता हूँ, 1 घंटा मुझे चाहिए, 3-4 एपिसोड मैं आपको नरेट करूंगा, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। मैं इब्राहिम से मिला हूँ, कोई रात 11:30 बजे शो करके गया, सुबह 6:30 बजे तक मैं उनको नरेट करता रहा हूँ, और तकरीबन आई थिंक मैंने पूरा स्क्रिप्ट उनको नरेट किया। उन्होंने कहा हम बनाएंगे, मैंने कहा बड़े स्केल पर, उनका बड़े स्केल पर बनाएंगे। और फिर वो 7 स्काई के पास स्क्रिप्ट लेके गए, और फिर अब्दुल्ला कादवानी साहब ने मुझसे कहा कि आपने जब इतनी रिसर्च की है इस स्क्रिप्ट पर, तो हम भी पूरा इंसाफ करेंगे इस स्क्रिप्ट के साथ। और असद कुरैशी साहब, मुझे आज तक याद है, उन्होंने, मुझे था कि वो कहेंगे कि यार कमर्शियल नहीं है या वैसा नहीं है, मैं कह रहा था उनसे कि बड़े स्केल, उन्होंने कहा हम बनाएंगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बताना चाहता हूँ कि मैंने ये ड्रामा बनाया है, और बेटी मेरी ये ड्रामा देखे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे क्रेडिट पर ये ड्रामा हो कि हमने ये ड्रामा बनाया, और इसलिए बनाएंगे। क्या बात है। ब्रेक का लेके वापस आएंगे। ज्यादती जो है, मुझे लगता है ज्यादती तो कुछ भी हो सकती है। आप इस वक्त मुझे कुछ गलत बात कर दें या मैं आपको गलत बात कर दूं, तो आपने मेरे साथ की, मैंने आपके साथ ज्यादती की, तो ज्यादती मेरा ख्याल है रेप जैसे क्राइम को वो छोटा करने वाली बात। और इज्जत तो बिल्कुल, इज्जत का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है कि आप उसको इज्जत से जोड़ें। मना है, आज मजा आ रहा है थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मौजूद है शाहजेब खान ज्यादा। शाहजेब भाई, केस नंबर 9 की बात कर रहे थे। केस नंबर 9 बहुत ही अच्छा ग्रैंड ओपनिंग उसने की है। केस समझ में आ चुका है सबको कि ये एक रेप केस है, जो कि वर्क प्लेस पे हुआ है। एक मैच्योर आदमी ने पोजीशन ऑफ प्रिविलेज से ये काम किया है, खातून घर गई हैं, और वो 6 दिन गुजर चुके हैं तब ये केस लगा है। अब ये सब जो हुआ है इसके अंदर, तो मेन फोकस गालिबन इस पर है कि अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी के साथ ये केस हो, तो हाउ टू परसू इट, क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाएं, ये आप बताना चाहते हैं? यही नैरेटिव है इसका? बिल्कुल, बहुत जो अहम चीज़ें उसमें से एक ये भी है जो बात आपने की है। देखें, पाकिस्तान में ये केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बेशक, और दुनिया भर में होते हैं, पाकिस्तान में भी है, मगर पाकिस्तान में एक तो रिपोर्टिंग कम है, रिपोर्टिंग हो जाए तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है, मुश्किल से 3% कन्विक्शन रेट है। मगर ये बताना भी मकसद है इसका कि पाकिस्तान में ऐसे लॉज बन चुके हैं कि आप टाइमली रिपोर्टिंग करें, और अगर जैसे ही खुदा न खास्ता अगर ये वाक़या हुआ है, आप वक्त पर रिपोर्ट करें, तो ऐसे रूल्स, ऐसे लॉज बन चुके हैं कि आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपको सही तरीके से ट्रीट किया जाए, आप हॉस्पिटल जाएंगे आपका मेडिकल होगा, आप अदालत में आपको, क्योंकि स्पेशल कोर्ट्स बन चुकी हैं इसके लिए। और उस बात को समझाने के लिए ज़ाहिर हमने ये दिखाया है कि ये जो खातून है ये 6 दिन लेट जाती हैं, और 6 दिन का मतलब है, और सबा कमर, और बहुत मेहनत से सबा कमर ने काम किया है, कमाल लगता है, बहुत ही टैलेंटेड है, और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की, एक तो इंतहा ज्यादा प्रोफेशनल है, बहुत ही टैलेंटेड है। मगर उन्होंने जब वो देखा स्क्रिप्ट, तो उन्होंने एक कॉज समझ के किया है। एक प्रोफेशन तो है ही, मगर जो पैशन उन्होंने दिया है, जाहिर अपने हर काम में देती है, बट बहुत ही पैशन के साथ सबा ने काम किया है। फैसल कुरैशी साहब का जो किरदार है, अब क्योंकि ऑडियंस देख ही चुकी है, वो एक रेपिस्ट का किरदार है, और मुझे इस बात की बहुत फिक्र थी कि जो भी इस किरदार को करेगा उसको ये होगा कि लोग मुझे बहुत गालियां देंगे, तो कम से कम मुझे कोशिश ये करनी है कि गालियां कम पड़ें, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आए मेरे रोल में। बट फैसल कुरैशी साहब ने पूरे किरदार को, उन्होंने कहा नहीं, जैसा है मैं वैसा ही करूंगा, गालियां पड़ती हैं तो पढ़ें, क्योंकि इस मैसेज को ऐसे ही जाना चाहिए। तो ज़ाहिर एक आदमी बहुत अपनी रेपुटेशन को खेल रहा है, बहुत उन्होंने मेहनत की। जब स्क्रिप्ट हमें आमना के पास गया, और आमना शेख का कम बैक है, वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं है कि मैं काम इसलिए नहीं कर रही थी कि मैं करना नहीं चाहती, मैं इसलिए नहीं कर रही थी कि मुझे स्क्रिप्ट अच्छा चाहिए था, मैं ये करूंगी। नूरुल हसन ने बहुत मेहनत की है, जुनैद खान ने, गौहर ने, नवीन ने, रुशना ने, सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो जितने लोग हैं इसके साथ, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत पैशन के साथ काम किया। वजाहत हुसैन जो डायरेक्टर हैं, बहुत टैलेंटेड है और बहुत मेहनत की है उन्होंने। मुझे अच्छी बात ये लगी कि वजाहत ने भी ये कहा, एक एक लाइन समझाएं कि आपने क्यों लिखा, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा। डायरेक्शन करने के लिए एक एक चीज़ समझकर डायरेक्ट करना, इतनी मेहनत करना, मेरे साथ बैठना, घंटों घंटों स्क्रिप्ट को समझना, ये बड़ा
कि मैंने बहुत ड्रामे बनाए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, खई उन्होंने किया, खुदा और मोहब्बत उन्होंने किया। मुझे अच्छी बहुत खुशी है, अगर मैं कास्ट में किसी का नाम भी मिस कर रहा हूँ, जो डीओपी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सभी ने लग रहा है कि एक बड़ा ग्रैंड बना हुआ है, सबने इसको एक कॉज बनाया कि प्रोफेशन तो है ही जाहिर है, मगर पैशन है। मेरे लिए तो पैशन ही था, क्योंकि मेरा प्रोफेशन कुछ और है ना, मुझे इससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट था ना ही मैं इसको उस तरीके से परसू कर रहा था। मुझे तो ये था कि एक अच्छा काम हो जाए जो कि सोसाइटी में कोई तब्दीली ला सके, बट सबने बहुत पैशन के साथ काम किया इसमें। ये जो पूरा केस नंबर 9 है, इज इट बेस्ड ऑन लाइक रियल लाइफ इंसिडेंट्स? रियल लाइफ कोई ऐसा नहीं है कि एक वाकया है जिसको हमने बयान कर दिया है, जो होते मगर हैं। आम तौर पर वाकयात में ये होता है कि खुदा न खास्ता किसी का रेप हो जाए तो उन्हें फैमिली के अंदर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उसको रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो डरते हैं कि बात बाहर ना आ जाए, क्या मसला होगा। बात अगर आ जाए तो उनको पुलिस स्टेशन में किस किस्म की डिस्करेज किया जाता है, सोसाइटी किस तरह डिस्करेज करती है। और अब क्योंकि बात आगे बढ़ गई है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है, और जो पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में होते हैं वो अब सोशल मीडिया को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस स्टोरी में सिर्फ पुलिस स्टेशन नहीं है, सिर्फ घर नहीं है, सिर्फ कोर्ट रूम नहीं है, इसमें सोशल मीडिया है कि उसका किरदार क्या है, वो किस तरीके से केसेस को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अच्छा, कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनका क्या रोल है, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको बाकायदा जो डिवाइड सोसाइटी का है वो आपको अपने सोशल मीडिया में नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो मिसोजिनी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। आपको हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी नजर आएगा बहुत सारे लोग हैं जो खवातीन के हुकूक के बारे में अगर कोई बात की जाए तो उस पर बहुत सारी तावीलें ले आते हैं कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। खवातीन के आगे बढ़ने की बात आए, वो खवातीन को एक रिश्ते के तनाजुर में ही देखते हैं कि खातून एक अच्छी माँ हो सकती है, एक अच्छी बीवी हो सकती है, एक अच्छी बहन हो सकती है, एक अच्छी बेटी हो सकती है। उनसे अगर कहा जाए कि खातून एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस हो सकती है, खातून एक ज़बरदस्त प्रोड्यूसर हो सकती है, एक डायरेक्टर हो सकती है, खातून एक एग्जीक्यूटिव हो सकती है, खातून एक मार्केटिंग मैनेजर हो सकती है, तो उनके लिए ये बात हजम करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी का जो बदलना है वो हमें ये डिवाइड हर जगह नजर आता है, तो वो डिवाइड आपको इस ड्रामे में भी नजर आएगा। बहुत अच्छी बात की आपने शाजिद भाई। अच्छा मुझे बताएं कि आप ने मुझे आज हमने बड़ी अच्छी बात की, हम बैक स्टेज कर रहे थे, जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं हमारे मुल्क में रेप के बारे में, ज्यादती, इज्जत लुट जाना, जबरदस्ती, ये सब लफ्ज मेरे ख्याल से आपने भी ये मुझे आज एहसास दिलाया कि ये जस्टिफाई नहीं करते उस हीनियस एक्ट को। ऐसा ही है बिल्कुल। जब हम बात कर रहे थे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, और हमने इसको अपने प्रोग्राम में भी एड्रेस करने की कोशिश की है, और जाहिर है मैं फिर कहूंगा कि आप टाइम के साथ सीखते हैं, हमने भी टाइम के साथ सीखा है। शायद हो सकता है 6-8 साल पहले अगर मैं शो कर रहा होता तो मैं जाति का लफ्ज इस्तेमाल करता, और जाहिर है उर्दू की डिक्शनरी में आपको लफ्ज कुछ कम भी मिलते हैं, तो आपको प्रॉब्लम भी होता है कि किस लफ्ज को आपने इस्तेमाल करना है। हमने ये ड्रामे में बाकायदा बताया है कि रेप ऑनर का क्राइम नहीं है। सही बात। अगर रेप हो गया, आपका अगर आज मोबाइल छिन जाए ऑफिस से बाहर, तो आप ये नहीं कहेंगे आपकी इज्जत लुट गई। अगर आपकी गाड़ी छिन जाए आप ये नहीं कहेंगे, आपके घर पे डकैती हो जाए खुदा न खास्ता आप ये नहीं कहेंगे, तो आप जुर्म के तौर पर उसको लेंगे कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया। तो रेप भी एक जुर्म है, ठीक है, और उसमें का मतलब ये नहीं है कि किसी की इज्जत चली गई है। रेप एक जुर्म है, आपके साथ हो गया है, और उसको सोसाइटी को भी इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, लॉ को भी, कोर्ट्स को भी, पुलिस को भी, मीडिया को भी, सोशल मीडिया को भी एक उसी जुर्म की तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरीके से आप किसी जुर्म को ट्रीट करते हैं। हाँ, ये उससे बहुत ज्यादा खतरनाक और घटिया जुर्म है। ज्यादती जो है, मुझे लगता है ज्यादती तो कुछ भी हो सकती है। आप इस वक्त मुझे कुछ गलत बात कर दें या मैं आपको गलत बात कर दूं, तो आपने मेरे साथ की, मैंने आपके साथ ज्यादती की, तो ज्यादती मेरा ख्याल है रेप जैसे क्राइम को वो छोटा करने वाली बात है। और इज्जत तो बिल्कुल, इज्जत का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है कि आप उसको इज्जत से जोड़ें। बेहतरीन, ताली हो जाए इस बात पे तो गेम आगे बढ़े। अच्छा शाजिद भाई, ये एक ऐसा केस है, पाकिस्तान में मल्टीपल केसेस होते होंगे, आपने कहा बहुत सारे तो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। आपने जब ये लिखा, गवर्नमेंट सपोर्ट है कोई फेडरल प्रोविंशियल कुछ, इसमें उन्होंने कुछ इंटरेस्ट शो किया कि यार हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हमने एक तो ज़ाहिर एक पेश ही नहीं किया बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट वेंचर है। मैं तो जियो के पास गया और जियो ने इसको परसू किया कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाना है, और मगर ऐसा है नहीं कि हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया हो। मुझे अब नहीं पता कि अगर आगे चलता है तो गवर्नमेंट की सपोर्ट या वो क्या होगा, बट मैं ये ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि अगर कुछ लॉज बन गए हैं, क्योंकि जब मैं शो के लिए, इसके ड्रामे के लिए रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारे लॉज हैं जो बन गए हैं, जिनको हमने अपने प्रोग्राम में भी कवर किया है। बहुत सारे कोर्ट के फैसले जो आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे फैसले आ चुके हैं, उनकी नीचे जाके इंप्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो रही है। सही है कि जब रिपोर्ट कराने कोई खातून जाती है तो उसको अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इंप्लीमेंटेशन और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। बहुत अच्छी बात की आपने शाजिद भाई, क्योंकि आपने कोर्ट रूम, जॉनरा कोर्ट रूम का है, तो हमारे पास कुछ वकला भी मौजूद है यहाँ पर, उनसे भी आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? रिमशा मेमन।
रिमशा आप क्या करती हैं? प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। आप प्रैक्टिसिंग लॉयर है भाई, वाह, 10 लाख रुपए मैंने एक लॉयर को दे दिए, तो क्या करेंगी 24 घंटे में? 1 घंटा तो सेलिब्रेट करूंगी कि मुझे 10 लाख रुपए मिले, 5 घंटे की शॉपिंग करूंगी और फिर गूगल पे बैठ के सर्च करूंगी कि अगला दिन बगैर 10 लाख रुपए के कैसे स्पेंड गुजरेगा। वेरी सॉफ्ट, बहुत अच्छी बात। ये होता है वकील। रिमशा, शाहजेब भाई बैठे हुए, कोई सवाल करेंगे? बिल्कुल, मेरा इनसे सवाल है कि मोस्टली हमने देखे हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा रेलेवेंट ड्रामे आते हैं ना, तो फीमेल से रिलेटेड या कोई, तो उनमें सिर्फ जो है ना कभी फैमिली बैकग्राउंड का टचअप दिया जाता है, वहाँ पे कोर्ट के प्रोसीजर को जो है दिखाया नहीं जाता। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको ये चीज़ पता नहीं होती है और उनके जहन में ये खौफ होता है कि पता नहीं कोर्ट में जाके क्या होगा, क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, कुछ नहीं। क्योंकि मैं एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ तो मैंने बहुत से फैमिली केसेस डील किए हैं और मुझे पता होता है उनको, सिर्फ खातून को ये होता है कि हम जाएंगे कोर्ट में, सारी हमसे सवाल पूछेंगे, हमें कोई डिफेंड करने वाला नहीं होगा। तो अगर ये प्रोसीजर आप थोड़ा उस ड्रामा में दिखा दें या कोई ऐसी चीज़ें, तो हमें नो हाउ पता चल जाए कि उनको भी जो है ना वो इंटीरियर के लोग या जिन लोगों को पता नहीं है तो उनको ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा अच्छे से पता हो, तो ड्रामा में सिर्फ वो बेसिक उसको विक्टिम को ना दिखाया जाए, कुछ कोर्ट के प्रोसीजर को भी डील किया जाए। इसी चीज को एड्रेस कर रहा है एग्जैक्टली। ड्रामा जो आप बात कर रही हैं उस सारे की सारी बात को एड्रेस कर रहा है, पुलिस स्टेशन से लेके कोर्ट रूम तक। कोर्ट रूम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रायल दिखाया है, 164 के बयान से लेके आगे तक क्या क्या प्रॉब्लम्स खातून को फेस करने पड़ते हैं। अगर आप टाइमली रिपोर्ट कराएंगे तो वो आपको नहीं फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। नहीं कराएंगे तो भी बहुत कुछ बदल गया है। जो पहले सवालात होते थे, अब उन सवालात की जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उस पर इजाज़त नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें ये ड्रामा एड्रेस करता है। बहुत शुक्रिया। शाहजेब भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना बनाए। मगर अभी बातें कंप्लीट नहीं हुई, बातें मेरे पास बहुत सारी हैं, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। ख्वातीन हज़रात, ये थी आज की एपिसोड विद शाहजेब खानज़ादा। एक बार फिर मिलेंगे शाहजेब भाई से, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।